हेलो, दिस इज़ गौरव सिंह एंड वेलकम टू द अकीरा क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था। जिसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। आज हमें आगे कहानी शुरू करनी है और हमें पढ़ना है कंपनी रूल, जिसमें हमें पढ़ना होगा 1773 से लेकर 1875 तक, या जिसमें हमें पढ़ना होगा कंपनी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन, जिसमें हमें पढ़ना होगा 1773 से लेकर 1857 ईस्वी तक को क्या कहा जाएगा, कंपनी रूल या कंपनी के अधीन शासन। और इसमें हमें पढ़ना होगा सबसे पहला द एक्ट ऑफ 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हमें पढ़ना होगा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ये वो एक्ट था, ये वो अधिनियम था जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित करके भेजा गया था। कहाँ पर? बंगाल में। और इसी एक्ट और इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था लॉर्ड नॉर्थ। हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? उस समय लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई या एक समिति बनाई जिसे कहते हैं हम सीक्रेट कमेटी। सीक्रेट कमेटी हिंदी में लिखेंगे गुप्त समिति। लॉर्ड नॉर्थ ने ही सीक्रेट कमेटी बनाई या गुप्त समिति बनाई और इसी समिति की सिफारिश पर भेजा गया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। ये तो था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का अधिनियम के बारे में। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं या इसका एम जान लेते हैं। छोटे से एक लाइन में लिखेंगे एम या उद्देश्य। इसका एम या उद्देश्य लिखेंगे टू हैव कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड लंदन। टू हैव कंट्रोल ओवर द ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंड लंदन। हिंदी में लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एवं प्रशासनिक पर नियंत्रण स्थापित करना। व्यापार एवं प्रशासनिक पर भारत और इंग्लैंड में नियंत्रण स्थापित करना। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे फॉर द सुपरविजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर टू बॉडीज। फॉर द सुपरविजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वर टू बॉडीज। इंग्लैंड कंपनी के सुपरविजन के लिए दो अंग या दो बॉडीज हुआ करती थी, जिसमें कि सबसे पहले हुआ करती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
या जैसे हिंदी में कहेंगे हम निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। और दूसरी हुआ करती थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, या जैसे हिंदी में कहेंगे स्वत्वधारी मंडल। और इन्हीं दोनों के अधीन दीज हैड 24 मेंबर्स, और इन्हीं दोनों के अधीन 24 सदस्य हुआ करते थे, जिन्हें हम डायरेक्टर या निदेशक कहा करते थे। और इन्हीं दोनों के अधीन 24 सदस्य हुआ करते थे या 24 मेंबर्स हुआ करते थे, जिन्हें हम डायरेक्टर या निदेशक कहा करते थे। और यही निदेशक या डायरेक्टर मिलकर एक गवर्नर, और एक डेप्यूटी गवर्नर और यही निदेशक मंडल मिलकर गवर्नर और उप गवर्नर को नियुक्त किया करते थे। इसी के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, या इसी अधिनियम के तहत एज पर दिस एक्ट द टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एज पर दिस एक्ट या इसी अधिनियम के तहत द टर्म ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के कार्यकाल को वॉज एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर टू 4 ईयर। इसी अधिनियम के तहत निदेशक मंडल के कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत निदेशक मंडल के कार्यकाल को बढ़ाकर 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। और उस समय इंडिया की क्या स्थिति थी? इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, जिसमें कि एक गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे। और इस अधिनियम के तहत या 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर की और पावर बढ़ा दी गई। जो अभी तक मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर हुआ करता था, अब वे भी बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। और अब बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा द गवर्नर ऑफ बंगाल। द गवर्नर ऑफ बंगाल नाउ बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ा दी गई और अब इसे कहने लगे बंगाल का गवर्नर जनरल ही बन गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। और आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स। और अगर आप लोगों से पूछेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। और अगर आपसे पूछेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग। और अगर आप लोगों से पूछेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद इसी के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसी के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए एक काउंसिल का या परिषद का गठन किया गया, विच हैड 4 मेंबर्स, जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें कि पहला सदस्य था फिलिप फ्रांसिस और दूसरा था क्लेवरिंग।
क्लेवरिंग, और तीसरा था मॉनसन, और चौथा था बरवेल। और ये वही 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे, और इन्हीं कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अपना कार्य किया करता था। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इन 1774 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता। 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय का इन 1774 सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिशमेंट इन कलकत्ता। 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें एक चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, जिसका नाम था लॉर्ड एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे, लॉर्ड एलिजा इम्फे। और तीन अदर जजेस हुआ करते थे, या अन्य न्यायाधीश, जिसमें कि जो इस प्रकार थे, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमेंस्टर, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमेंस्टर, सेवनटीन द रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 के अधिनियम रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जो कि कहाँ पर, कलकत्ता में, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश जो हुआ करते थे लॉर्ड एलिजा इम्फे, और उसके बाद तीन अदर जजेस या अन्य जजेस, जिसके हुआ करते थे नाम लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लेमिंस्टर। इसी के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी प्रोहिबिटेड टेक गिफ्ट्स, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी प्रोहिबिटेड टेक गिफ्ट्स। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये क्यों लगाया गया था? क्योंकि उस समय घूसखोरी इतना अधिक बढ़ चुकी थी, जिस पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत जरूरी था। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, ऑल द ट्रेड विदाउट लाइसेंस, ऑल द ट्रेड विदाउट लाइसेंस वाज प्रोहिबिटेड, ऑल द ट्रेड विदाउट लाइसेंस वाज प्रोहिबिटेड। लाइसेंस के बिना जितने भी व्यापार चल रहे थे सभी को बंद कर दिया गया। लाइसेंस के बिना जितने भी व्यापार चल रहे थे सभी को बंद कर दिया गया। यही था 1773 द रेगुलेटिंग एक्ट या 1773 का अधिनियम। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे 1781 द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट या हिंदी में लिखेंगे 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट
या संशोधनात्मक अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत आज की कहानी को हम यहीं पर रोकते हैं। आगे कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।